बड़े से बड़े स्टार हों, इरफान की खासियत थी वो संडे को शूटिंग करते थे। कोई तो बात होगी उसमें ना जो सब लोग उसके पीछे पड़ गए थे। और मेरी राय में इरफान खान का बेस्ट परफॉर्मेंस जो था स्क्रीन पर वो पान सिंह को। टाइप कास्ट होने से कैसे बचा जाए कि सिनेमा में या फिर नाटकों में भी आपको एक ही तरह के रोल ना करना पड़े? उसने कहा मरना तो मुझे है ही, मैं अपनी मन की मर्जी का काम भी नहीं करता। वो बहुत असमय चले गए 54 साल की उम्र में, असाध्य बीमारी उनको हो गई थी। 29 अप्रैल को इरफान साहब की बरसी है सर, तो मैं जानना चाहूँगा कि एनएसडी और आपकी दोस्ती के कुछ किस्से अगर आप हमें बता सकें। विकास ऐसा है कि इरफान एक बड़े ईमानदार अभिनेता थे। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब सिलेक्शन के लिए आए थे तब उन्होंने इंटरव्यू बोर्ड को कहा था कि मैं कभी भी थिएटर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का जोन जो है फिल्में हैं और मैं फिल्मों का ही अभिनेता बनना चाहता हूँ। तो उनसे पूछा गया कि फिर आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि इस समय फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में एक्टिंग का कोर्स नहीं है, अगर वहाँ होता तो मैं वहीं जाता। क्योंकि ये कोर्स 1978 में बंद हो गया था और उसके बाद दोबारा 2014 में शुरू हुआ। तो हम लोग तो 84 में गए थे नेशनल स्कूल ड्रामा। तो इरफान ने बहुत स्पष्ट कहा कि मुझे ना तो थिएटर करना है और ना मैं थिएटर करूँगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा का एक्टर बनना चाहता हूँ। और पूरी चयन समिति जो है उससे इससे बहुत प्रभावित हुई थी और पूरी चयन समिति ने एक मत से कहा कि ये लड़का बहुत ईमानदार है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एनएसडी का इंटरव्यू देने जाते हैं वो बोलते हैं मैं कला की सेवा करूँगा, मैं ज़िंदगी भर रंगमंच से जुड़ा रहूँगा, और वो करते नहीं, वो पहली फुर्सत में बॉम्बे चले जाते हैं। लेकिन इरफान ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, जबकि उसने बहुत सीरियसली थिएटर किया हुआ था पहले से। हमारे एक सीनियर है रवि चतुर्वेदी, रवि चतुर्वेदी के साहब वो जयपुर में 2-3 साल रहा था, काम किया था, वो एनएसडी के पास आउट थे। उसके बाद वो एनएसडी आया था और एनएसडी के बाद भी वो ना रेपर्टरी गया और ना ही बॉम्बे गया। वो 1 साल 1.5 साल दिल्ली में ही रुका रहा और प्रसन्ना के साथ उसने नाटक किया था नीली हरी घास पर लाल घोड़े, तो वो नाटक बहुत चर्चित हुआ था। उसके बाद वो बॉम्बे गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए अभिनेता के रूप में भी वो ईमानदार थे। दूसरा, उनका जोर जो था यथार्थवादी अभिनय पे था। वो कभी भी जो हमारे बैच के साथ स्टाइलाइज प्ले होते थे, क्लासिकल प्ले होते थे या कॉमेडी के प्ले होते थे, तो वो उसमें बहुत असहज होते थे और वो ये बोलते थे डायरेक्टर से कि चाहो तो मुझे कास्ट मत करो, आप बैक स्टेज में कोई काम दे दो मुझे, मैं बैक स्टेज में काम कर लूँगा, क्योंकि वो उसका पूरा जोर रियलिज्म पे था। और 3 साल एनएसडी में पढ़ते समय भी वो अच्छी फिल्में देखते थे, अच्छी फिल्मों की किताबें पढ़ते थे और अपने सीनियर्स से, अपने समकालीनों से, अपने टीचर से हमेशा रियलिज्म क्या है, रियलिस्टिक एक्टिंग क्या है, इसके ऊपर उनका बड़ा फोकस रहता था। कई बार उनका बड़ा मजाक भी हो जाता था कि यार ये तो पता नहीं क्या रियलिज्म करके नाम पे सिर खाएगा है। लेकिन वो क्या है कि वो अपनी धुन के पक्के थे। मेरे साथ उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, हमारे संबंध उनके जीवन के अंतिम दिनों तक बने थे, ना सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, ये तो 84 से 87 की बात हो गई, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद भी उनके जीवन काल के अंतिम समय तक फोन पे और बातचीत में जुड़े हुए थे। वो जब भी भोपाल आते थे, मेरे घर आते थे, खाना खाते थे, मेरे बीवी बच्चों से ही मिलते थे। और मैं भी उनकी पत्नी को भी पहले से जानता हूँ, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमारी साथ ही पढ़ती थी, शुतोपा शिकदार। तो एनएसडी में हम लोगों ने जो युवावस्था की मस्तियाँ होती हैं वो भी बहुत सारी हैं। मोहन सिंह पैलेस में रात को 1:30 बजे हम लोग जाते थे पराठे खाने, पार्टी हो जाते थे, हम लोग रात भर जगते थे। और हमारा फर्स्ट ईयर था तिग्मांशु धूलिया, तो तिग्मांशु धूलिया भी हम लोग के साथ बड़े पीछे पड़े रहते थे, तो बड़ा अच्छा संबंध था। और इरफान के साथ जो पहला नाटक हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में किया वो फर्स्ट ईयर में ही किया, मोहन महर्षि जी ने किया, इडिपस ग्रीक नाटक, उसमें मैं इडिपस कर रहा था, वो टैरिशियस कर रहे थे। तो सेकेंड ईयर में गुरुभंगम किया पड़ेकर जी ने, तो उसमें वो धृतराष्ट्र कर रहे थे, मैं बलराम कर रहा था। फिर प्रसन्ना के फ्यूजामा में मैं सातिन कर रहा था, वो मामलेद कर रहे थे। फिर उसके बाद फाइटिंग कॉक में वो प्रेमी का रोल कर रहे थे, मैं पादरी का रोल कर रहा था। रॉबिन दास ने डायरेक्ट किया था फाइटिंग कॉक।
उसके बाद जो है थर्ड ईयर में राम गोपाल बजाज साहब ने लोअर डेप्स किया हमारे साथ, उसमें वो करते थे क्लैश, मैं करता था सेटिंग। तो हम लोगों ने ना सिर्फ हॉस्टल में, ना सिर्फ क्लासरूम में, बल्कि नाटकों की रिहर्सल और फ्लोर्स में साथ में महीनों साथ में बिताए हैं। और एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, एक दूसरे का हंसी मजाक करते हुए भी हम लोगों ने काम किया है। और आखिरी नाटक जो हमारा मणिपुर में तैयार हुआ था नट संकीर्तन स्टाइल में, अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें वो कण्व ऋषि थे, मैं दुष्यंत था। उसके बाद उनको बॉम्बे जाना था, वो दिल्ली हो गए, मुझे बॉम्बे नहीं जाना था, मुझे भोपाल ही आना था, तो मैं भोपाल आ गया। पर हम लोग की दोस्ती भी इसलिए परवान चढ़ी क्योंकि हम दोनों अपने अपने काम के बारे में बड़े पर्टिकुलर थे। उसको मालूम था ये बॉम्बे नहीं आएगा, मुझे मालूम था कि ये थिएटर में नहीं आएगा, इसलिए शायद हम लोग की एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं थी। मतलब जो होता ना कि हम लोग साथ में रूम पार्टनर हैं, एक साथ स्ट्रगल करने आए हैं, एक साथ ऑडिशन देने जा रहे हैं, या थिएटर में एक साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं। इसीलिए हमारी दोस्ती इतनी जम के हुई कि हमारे बैचमेट्स के दूसरे किसी के साथ उसकी उतनी नहीं पटी, बल्कि एनएसडी के लोग भी जो बॉम्बे में हैं वो उनसे बहुत कम मिलते थे, और शायरी किसी के घर जाते हो और शायरी किसी को घर बुलाते हो। लेकिन जब मैं 2004 में गया अनुपम खेर के आमंत्रण पर एक्टर्स पेपर का प्रिंसिपल बन के, तो पहला फ़ोन उसी का आया कि भैया तू बॉम्बे ऐसे आया जैसे तो कोई नहीं आया, हम सब यहाँ काम करने स्ट्रगल के लिए आए थे, और तू फिर शाम को घर आ जा, खाना खाते। तो फिर हम रात भर गप्पे मारते रहे और बातें करते रहे। तो वो बहुत असमय चले गए 54 साल की उम्र में, एक असाध्य बीमारी उनको हो गई थी। पर अंतिम समय तक, जब उसके 3 ऑपरेशन हो गए थे, पैरालिसिस का अटैक हो गया था, वो व्हील चेयर पे था, उसके बाद भी आके उसने सिस्का के कुछ एड्स और इंग्लिश मीडियम फिल्म को कंप्लीट किया। तो उसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि अरे आप इतने बीमार हैं, काम क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा मरना तो मुझे है ही, मैं अपने मन की मर्जी का काम भी नहीं करूँगा, मैं अपनी मन की मर्जी का काम करती हुई इस दुनिया को अलविदा कहना चाहता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में जितना नाम उसने कमाया उतना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के किसी ने नहीं कमाया। हॉलीवुड की फिल्मों में 4 ही लोगों ने काम किया है एनएसडी के। सबसे पहले ओम पुरी साहब ने किया है, जिन्होंने 14 फिल्में की। उसके बाद नसीर साहब ने किया है, जिन्होंने मैरलन ब्रांडो के साथ भी फिल्म की। तीसरे अनुपम खेर साहब हैं, उन्होंने हॉलीवुड की फिल्में की। लेकिन इरफान खान तो ऐसे एक्टर थे जो टॉम हैंक्स के साथ टावरिंग इन्फर्नो में चले गए, और टावरिंग इन्फर्नो में काम करते समय टॉम हैंक्स ने अपनी डायरी में लिखा और इंटरव्यू में भी कहा कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच इरफान व्हेन ही इज डूइंग वर्क ऑन हिज कैरेक्टर। तो टॉम हैंक्स जैसा आदमी अगर इरफान के बारे में इस तरह की बात कह रहा है, और भारतीय कमर्शियल सिनेमा में भी उसने अमिताभ बच्चन से लेकर नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ऐश्वर्या राय, किसके साथ काम नहीं किया? सबके साथ काम किया। और मेरी राय में इरफान खान का बेस्ट परफॉर्मेंस जो था स्क्रीन पर, वो पान सिंह तोमर है। पान सिंह तोमर उनकी लाइफ का अल्टीमेट। सर एक और सवाल मेरे मन में है कि एक शब्द होता है सिनेमा में, टाइप कास्ट हो जाना एज एन एक्टर। तो टाइप कास्ट होने से कैसे बचा जाए कि सिनेमा में या फिर नाटकों में भी आपको एक ही तरह के रोल ना करना पड़े? वो इस मामले में मैं आपको इरफान का उदाहरण दूँ। इरफान जब बॉम्बे गए तो उनको शुरू में 4-5 फिल्मों में विलेन का रोल मिला, और वो विलेन में एस्टेब्लिश हो गए थे। ये आन फिल्म तक, जिसमें अक्षय कुमार थे, मामू। तो महेश भट्ट की फिल्म में भी वो विलेन के रूप में आए थे। उसने 4-5 फिल्में की और उसके बाद उसने एकदम से ब्रेक लिया, और 6 महीने तक ब्रेक लिया। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ब्रेक क्यों लिया हुआ, फिल्में तो तुम्हें मिल रही हैं। बोले मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर मैं कमर्शियल हिंदी फिल्मों में विलेन का रोल करता रहा, तो मेरी हालत दूसरे विलेन जैसी हो जाएगी कि जवानी से बुढ़ापे तक जो है तुमको विलेन के रोल मिलेंगे और तुम टाइप कास्ट होकर रह जाओगे। इसलिए जो है मैं 6 महीने का गैप ले रहा हूँ, और इस गैप में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छी किताबें पढूं, और अगर कोई अच्छी फिल्म मिलेगी तो करूँगा। और किस्मत की बात थी कि उसको लंदन बेस्ड फिल्म डायरेक्टर मिल गए, जिन्होंने वॉरियर डायरेक्ट की उनके साथ, और वॉरियर को बाफ्टा अवार्ड मिला। उससे उनकी धुरी फिर घूम गई। फिर वो अपनी चॉइस पे काम करने लगे कि मैं ये रोल करूँगा, ये रोल नहीं करूँगा। और बड़े से बड़े स्टार हों, इरफान की खासियत थी वो संडे को शूटिंग करते थे, और उन्होंने ऋतिक रोशन और राकेश रोशन को भी मना कर दिया था जबकि सेट लगा हुआ था।
उनने कहा कि आपने मालूम होगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ संडे को शूट नहीं करते, संडे को इसमें। तो अपनी बात के बड़े पक्के थे वो, और उन्होंने अच्छी फिल्मों में काम करने के लिए बहुत संघर्ष किया, यहाँ तक कि शाहरुख खान ने उनको लेकर बिल्लू बार बार बनाई। तो कोई तो बात होगी उसमें ना, जो सब लोग उसके पीछे पड़ गए थे। और नसीर भाई ने भी उनकी मृत्यु के बाद कहा कि हम लोग को भी ये समझने में वक्त लगा कि वो हम लोग जैसे नहीं है, वो कुछ अलग ही मिट्टी के बने। और नसीर भाई ने जो एज डायरेक्टोरियल वेंचर किया था फिल्म यूं होता तो क्या होता, उसमें भी इरफान खान था। मधुर भंडारकर की फेज 3 में भी वो था। वो बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने काम किया था। और अगर वो होते आज तो हम उनको और बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में देख पाते। और ये बात शायद किसी को नहीं मालूम कि इरफान खान ने मेरे को कहा था कि यार तू मुझे लेके कोई प्ले डायरेक्ट कर। तो हम लोगों ने प्ले भी डिसाइड कर लिया था, वॉरेन हेस्टिंग्स का उपन्यास। तो उसने कहा था कि मैं 15 दिन के लिए भोपाल आ जाऊँगा और उसके बाद तू एक हफ्ते के लिए बॉम्बे आ जाना, वी विल ओपन इट। और उसने मुझे ये भी कहा था कि भारतीय दूरदर्शन के लिए तू एक नॉवल के ऊपर सीरियल बना, प्रोड्यूस मैं करूँगा, डायरेक्टर एक्टर तू खुद चुन लेगा। उसका लेटर मेरे पास अभी भी रखा है। पर मुझे लगा सीरियल वीरियल तो छोड़ दो, मैं लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के नॉवल के ऊपर काम करना चाहता था। पर अनफॉर्चुनेटली उसी के 6-8 महीने बाद वो बीमार हो गई। नहीं तो शायद आप मेरे डायरेक्शन में इरफान खान को वॉरेन हेस्टिंग्स में देखते। सर एक और सवाल, पूछो। जैसे कि हम भोपाल के रंगमंच के कुछ कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, जब कभी भी हम चाय पीते हैं या कहीं मिलते हैं तो हम आप दोनों की दोस्ती के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसा रहा होगा। हम तो सिर्फ एक अनुमान ही लगा सकते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है। तो हम जो मेन चीज़ आपकी एक्टिंग, आप दोनों की एक्टिंग और आप दोनों की आंखों के बारे में ज़रूर चर्चा करते हैं कि आपकी और इरफान साहब की आंखें कुछ मिलती जुलती हैं और कुछ अलग है। तो वो क्या वो ट्रेनिंग के थ्रू आती है वो चीज़ आंखों में, कि आप कुडियट्टम की, कथकली की इतनी सारी ट्रेनिंग कर चुके हैं, या फिर वो कुछ पैदाइशी है? देखो क्या अगर ऐसा होता तो सारे कुडियाट्टम और कथकली के डांसर्स की आंखें अच्छी होती, या मेरे और इरफान के साथ जो दूसरे लड़के पढ़ रहे थे उन सबकी आंखें जो इतनी अच्छी होती। एक तो ये ईश्वर प्रदत्त चीज़ है, भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। हमारे माँ बाप के कुछ जेनेटिक्स है, उससे उसका भी कॉम्बिनेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी एक्टर की आंखें अच्छी लगती हैं तो इसलिए नहीं लगती हैं कि वो खूबसूरत आंखें। एक्टर की आंखें खूबसूरत तब लगती हैं जब वो किसी चीज़ को बहुत गहराई से देख रहा होता है, रोल की बहुत तह में जाके उसको तलाश रहा होता है। तो जो खोज है और भाव प्रवणता है वो उसकी आंखों से देखने लगती है। अगर आप भारतीय सिनेमा में देखें तो दिलीप कुमार साहब और नसीरुद्दीन साहब, इन दोनों की आंखें छोटी हैं, काफ़ी छोटी आंखें हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो कैमरे में आग लग जाती है। उसका कारण ये है कि दे आर डीपली इनसाइड ऑफ द कैरेक्टर। और कई लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के एक्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या गधापन कर रहे हैं। तो आंखें बड़ी होना और छोटी होना ये तो एक अलग बात है। आप चरित्र को, रोल को, अपने काम को और ज़िंदगी को कितनी संजीदगी से लेते हैं, दरअसल इसी से आपकी आंखें बोलती हैं। और इसीलिए स्टैनिस्लॉवस्की ने अपनी किताब में लिखा है कि आईज आर दी डोर्स टू दी सोल। आंखें ही आत्मा का द्वार है। आप किसी की नाक, माथा, ठुड्डी, चिन्ह, कंधा देख के नहीं बता सकते अंदाजा कि आदमी क्या है। आप किसी की आंखों में झांकते हैं तो आपको या तो उसको देखने की इच्छा होती है या ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आदमी से नजर हटा ले। आंखों आंखों में बात हो, वही बात है।